वो बेसिकली ऑटो एन्कोडर को ही यूज़ करके उससे जो है सुपर रिज़ॉल्व्ड इमेज जनरेट करवाने की कोशिश की। लेकिन एनी हो वो जो खुद से लिखा हुआ मॉडल था वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं था। अगेन उसके लिए अलाइन डाटा रिक्वायर था जो कि मेरे पास नहीं था। तो अगेन कुछ रिज़ल्ट तो आ गए लेकिन एनी हो कोई बहुत अच्छा उसने परफ़ॉर्मेंस नहीं दी। तो इसके अलावा इसके साथ हम और भी कोई भी इमेज एनहांसमेंट के लिए जैसे इमेज इन पेंटिंग का आइडिया है कि इमेज का कोई हिस्सा है, वो खराब हो गया है या किसी वजह से नज़र नहीं आ रहा, तो उसे आप रिकवर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे इसी तरह से इमेज सेगमेंटेशन करनी चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इमेज सेगमेंटेशन अच्छा ये जो मैंने इमेज इन इन पेंटिंग की बात की है, इमेज सेगमेंटेशन की बात की है या इमेज डिनॉइजिंग की बात की है ना, इन सभी प्रॉब्लम के लिए आपके पास जो है ना पेयर इमेजेस आपको चाहिए होंगे, ठीक है? पेयर डाटा सेट होना चाहिए, मतलब ग्राउंड ट्रुथ आपके पास होना चाहिए कि आप जब इसका लॉस जैसे अच्छा लॉस आपको होप सो कि समझ आ रहा होगा, रिकंस्ट्रक्शन लॉस यहाँ पे शो किया है कि आप ये जो ग्राउंड ट्रुथ आपका है उसके साथ आप हमेशा कंपैरिज़न करेंगे। मतलब मेरा अगर मैं सुपर रिज़ॉल्व्ड इमेज जनरेट करवाना चाहूँ तो मेरा एक्सआई जो है सुपर रेज़ोल्यूशन इमेजेस है। एक्चुअली इमेज है। और ये जो है मेरा जनरेटेड जो आउटपुट है, तो इन दोनों का दरमियान फ़र्क मैं फाइंड करके मीन स्क्वेयर एरर की तरह की चीज़ है। तो मैं ये देखूँगा कि वो मेरी जो आउटपुट है यानी कि जी या एक्स जो मैंने दी इनकोडर को उससे ने जो आउटपुट प्रोड्यूस की वो आउटपुट मैंने डिकोडर को दी तो देन जो मेरे पास आउटपुट आई है वो मेरी एक्चुअल में कितना करीब है। यानी कि इसको यूज़ करके मैं सेगमेंटेशन भी कर सकता हूँ अगर मेरे पास मास्क है, इसी को यूज़ करके मैं इन पेंटिंग भी कर सकता हूँ अगर मेरे पास ऐसा इमेज जिसके अंदर पेंटिंग नहीं है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। इस तरह से डिनॉइसिंग वाला मामला भी कि मेरे पास अच्छा अगर इमेजेस है, तो इस वाले लॉस को यूज़ करके हम जो है रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अच्छा जनाब ये कुछ यूज़ थे इसके ऑटो एन्कोडर के। अब ज़रा बात करते हैं असल टॉपिक ही है वेरिएशन ऑटो एन्कोडर। तो वेरिएशन ऑटो एन्कोडर के अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। जैसे जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे भी 2 पार्ट हैं, एक एन्कोडर वाला पार्ट है, दूसरा डिकोडर वाला पार्ट है। इसी तरह से इसको भी एक एक्स इनपुट देती है और अगेन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम आउटपुट जो है प्रोड्यूस करते हैं, एक्स बार या एक्स हैट जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा जो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। मतलब क्या? इसके अंदर जो एन्कोडर है वो प्रोबेबिलिस्टिक एन्कोडर है और जो डिकोडर है वो भी प्रोबेबिलिस्टिक जो है वो डिकोडर है। ठीक है? एक बात तो ये अभी मैं इसकी वज़ाहत थोड़ी-सी करता हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा और दूसरी बात ये कि ये जो दरमियान में ज़ी है ना, ये ज़ी बिल्कुल वैसे ही है, लो डायमेंशनल हमारा लेटेंट अच्छा ये जो लफ़्ज़ है ना, ये ज़ी को लेटेंट वेक्टर भी कहते हैं, ज़ी को अ, हिडन वेक्टर भी कहते हैं। मतलब ऐसा वेक्टर जो कि नेटवर्क के दरमियान में है, जिसे हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? अ, अच्छा, अब ज़रा इसके प्रोबेबिलिस्टिक के कॉन्टेक्स्ट में ज़रा बात करें, बड़ी तवज्जो से सुनिए आपने अब बात। अब यहाँ पे ना बेसिकली आप जो भी इनपुट देंगे ना, वो इनपुट आप देंगे इनकोडर को, जो जिसको मैंने कहा ये प्रोबेबिलिस्टिक इनकोडर है। अब ये जो इनकोडर है ना, ये प्रोबेबिलिटी लर्न करता है बेसिकली, ठीक है? एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करता है, ठीक है? अ, और आप ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करता है, इसका मतलब है कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि उसकी उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की या उन रेंज ऑफ वैल्यूज़ की क्या मीन है और क्या उनका क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है या क्या वेरिएंस है, ठीक है? दोबारा से इस बात को यानी कि ये जो इनकोडर पार्ट है ना, ये लर्न करता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद? रेंज ऑफ वैल्यू। रेंज ऑफ वैल्यू से क्या मुराद? कि उन रेंज ऑफ वैल्यूज़ की क्या मीन है और उनका क्या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये इनकोडर बेसिकली ये लर्न करता है, एक चीज़। अब दूसरी बात ये जो ज़ी है ना, ये एक बेसिकली समझिए कि रैंडम सैंपल है, जो हमने कहाँ से निकाला है? हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला है जो इनकोडर ने लर्न की है। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हमने इनकोडर लर्न करता है डिस्ट्रीब्यूशन या रेंज ऑफ वैल्यू या इसने लर्न या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ ना डिस्ट्रीब्यूशन मुराद क्या है? इसने लर्न करना है यू मीन और इसने उस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन इसने लर्न कर अब हमने वो जो इनकोडर ने वेरिएंस या जो मीन लर्न किया है ना, उसको यूज़ करके
यानी कि उस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके हम उस डिस्ट्रीब्यूशन से कोई एक सैंपल निकालेंगे, वो एक एक वैल्यू निकालेंगे, एक वेक्टर निकालेंगे, ठीक है? और उस वेक्टर को हम फीड करेंगे किसको? अपने डिकोडर को। अब वो डिकोडर क्या करेगा? उस डिकोडर से ना फिर वो कोई उस एनकोडर से फिर वो ओरिजिनल इमेज जनरेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? जैसे इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ देखिए मैंने अभी बात की है कि ये जो ज़ी है ना, ये सैंपल्ड इनपुट है। मतलब क्या एक रैंडम इनपुट है, जो आपने कहाँ से ली है? हमने वो रैंडम इनपुट ली है क्यू फाई ऑफ ज़ी कामा एक्स ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना? इससे हमने एक जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्ट लाइक ऐसे ही समझें। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से मैं कहूँ एक कोई एक सैंपल ले लें, एक वैल्यू ले लें। तो यहाँ पे एक वेक्टर हम की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहे, एक वेक्टर। वो हम रैंडम एक वैल्यू लेंगे और अगेन फीड किसे करेंगे? डिकोडर को। यहाँ तक तो बात हो गई। अब वो जो डिकोडर ने आउटपुट करनी है ना तरह यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए वो जो आउटपुट करे ना अच्छा जितनी मैंने बातें की हैं अभी उन सारी बातों में एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि डिकोडर जो है ना वो प्रोड्यूस करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक बात अहम ये थी। अब दूसरी मैं इंपॉर्टेंट बात ये मैंने की है कि जो जी वेक्टर है ना ये उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से एक रैंडम वेक्टर है जिसे हम पिक करते हैं। ये दूसरी बात मैंने की। अब मैं तीसरी बात करने लगा बड़ी इंपॉर्टेंट। वो ये कि अब ये जो डिकोडर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ना, देखिए ये आउटपुट वैसे ही तकरीबन होगी यानी कि ये डाटा की जो आउटपुट है या डिस्ट्रीब्यूशन ये जो आपको एक्स नजर आ रहा है ना एक्स हेड नजर आ रहा है अब देखिए यहाँ पे 7 जो है ना मतलब दोबारा से हमने 7 को रिकंस्ट्रक्ट किया अब ये जो 7 है ना ये तकरीबन वैसा ही है जैसा एमएनएस डाटा सेट का है लेकिन ये नया जनरेट किया हुआ है ठीक है ना यानी अगली बात जो मैं आखिरी बात तीसरी बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ वेरिएशनल ऑटो निकोडर हम कोई भी नया डाटा जनरेट कर सकते हैं ये बड़ी अहम बात है ठीक है जो कि हम सिंपल जो हमारा ऑटो निकोडर है उसके साथ हम नहीं कर सकते थे ठीक है अगेन मैं उसकी एग्जांपल भी अभी दूंगा अभी मैं इसकी वर्किंग आपको दिखाऊंगा तो वहां शो करूंगा तो अभी यानी कि तीसरी जो अहम बात मैंने की है कि वो क्या की है कि बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ वेरिएशनल ऑटो निकोडर हम कोई नए सैंपल जनरेट कर सकते हैं ये जस्ट लाइक जैसे गैन के अंदर था आइडिया ठीक है अगर आपको याद हो नहीं हो तो कोई बात नहीं है ठीक है तो ये वेरिएशन ऑटो निकोडर उन मॉडल से बिलोंग करते हैं उन सेट ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके थ्रू हम नया डाटा जनरेट कर सकते हैं तो यहाँ भी हम जो है नया डाटा जनरेट कर सकते हैं जैसे आपको 7 मैं बोल्ड करके दिखाया हुआ है ठीक है तो जबकि 7 एक्चुअली जो डाटा सेट है वहां पे भी 7 है लेकिन थोड़े से डिफरेंट लिखे हुए हैं ठीक है तो यहाँ पे जो नया डाटा सेट है तो उसी एमएनएस डाटा सेट फैमिली की तरह है लेकिन ये जो जनरेट किया हुआ 7 है ये उसको बिलोंग नहीं करता ये नया क्रिएटेड किया हुआ 7 है ठीक है तो ये इसके हवाले से कुछ ब्रीफ बात थी अच्छा यहाँ पे ना जस्ट मैं ये एक बात लिखी है जैसे यहाँ पे जी लिखा है जी ये स्टेटमेंट लिखी है इसको ऐसा ऐसे ही देखें इंशाल्लाह इसको मैं अगली क्लास के अंदर बताऊंगा ये बेसिकली आइडिया है जैसे जी लिखा है ना जी इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बारे में लिखा है एप्सिलॉन इज बिलोंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैव अ जीरो अ मीन एंड आई वन या आई आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझे कोवेरिएंस ठीक है तो ये बेसिकली पैरामीटराइज रीपैरामीटराइजेशन ट्रिक है जो बैक प्रोपगेशन के अंदर हमें जरूरत जिसकी पड़ती है अदरवाइज हम इस मॉडल को लर्न नहीं कर सकते ठीक है तो ये इंशाल्लाह मैं अगली क्लास के अंदर आपको इसी ज्यादा डिटेल बताऊंगा यहाँ पे जस्ट आप ये समझ लें कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन लर्न की उस उस लर्न की हुई डिस्ट्रीब्यूशन से हम एक जी वेक्टर जो है ना वो जनरेट करवा रहे हैं बस इन दो लाइनों का मतलब ये था इसकी मजीद इंशाल्लाह मैं अगली क्लास के अंदर आपको बताऊंगा ठीक है जी अच्छा अब ये तमहीद बताने के बाद अब मैं ना थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि लॉस फंक्शन क्या है ठीक है इसकी जस्ट ना लुक देख लें अभी लुक एंड फील इसकी डिटेल इंशाल्लाह लेटर ऑन हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे देखें ये लॉस फंक्शन है जी जैसे इस लॉस फंक्शन के अंदर क्या है ये है ई से मुराद है एक्सपेक्टेशन ऑफ पी थीटा ऑफ एक्स गिवन जी और जहां पे जो z है ना ये सैंपल किया गया z इज सैंपल फ्रॉम q फाई ऑफ z z गिवन x ठीक है अगेन आपको एक ये शायद बड़ी अजीबोगरीब टर्म्स लगनी हो लेकिन इंशाल्लाह जब हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे तो देन ये आसान हो जाएंगी ठीक है एक टर्म तो ये है यानी कि एक्सपेक्टेशन की टर्म है ये यानी कि हम
एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, एक आइडिया यूज़ कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, एक्सपेक्टेशन का, ठीक है? यहाँ पे ये टर्म यूज़ हुई है एक्सपेक्टेशन की, प्रोबेबिलिटी की, इन दोनों का ज़िक्र करते हैं हम थोड़ी देर तक। अच्छा, दूसरी टर्म जो है ना, ये है DKL. DL DKL is basically is a divergence, KL divergence between the two probabilities, between the two probability distribution. One is Q phi of Z given X और दूसरी है P theta of X, ठीक है जी। अच्छा, मैं जस्ट थोड़ा सा ऐसे ही इसके बारे में बता देता हूँ। ये समझे कि एक पार्ट जो है ना, ये पहला पार्ट जो है ये इनकोडर का पार्ट है, ठीक है? या जस्ट ऐसे ही समझे, इसको यूज़ करके हम रिकंस्ट्रक्शन जो एरर है ना, जो आपको मैंने पिछले पेज पे दिखाया, ये वाला, ये जो रिकंस्ट्रक्शन लॉस ना, मीन स्क्वेयर एरर, तो इस वाली टर्म से हम इंशाल्लाह आपको मैं अब दिखाऊँगा कि इससे हम कैसे रिकंस्ट्रक्शन लॉस जो है वो जनरेट करवा पाते हैं। और अब ऑटो एनकोडर का बेसिकली उससे फ़र्क बता रहा हूँ आपको। यानी कि ऑटो एनकोडर के अंदर ये लॉस के कॉन्टेक्स्ट में फ़र्क बता रहा हूँ। ये टर्म जो है ना रिकंस्ट्रक्शन की, बिल्कुल है यहाँ पे, कहाँ पे? वेरिएशन ऑटो एनकोडर के अंदर। कहाँ पे है? इस एक्सपेक्टेशन वाली टर्म के अंदर छुपी हुई है। यानी कि इसको मैं सॉल्व करूँगा ना, तो ये मेरा एरर ही बन जाएगी। यानी कि मैं इसे स्क्वायर एरर बना सकता हूँ, ठीक है? वो कैसे, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। और दूसरी टर्म, ये एडिशनल टर्म समझिए, जो कि वहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे वो ऐड हो गई है। ये क्या है बेसिकली? केएल डाइवर्जेंस बिटवीन टू डिस्ट्रीब्यूशन, वन इज़ द क्यू एंड अदर इज़ द पी, ठीक है? यानी कि डाइवर्जेंस, केएल डाइवर्जेंस बेसिकली 2 डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान जो फ़र्क है ना, वो फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कैसे होते हैं, मैं इंशाल्लाह केएल डाइवर्जेंस, यानी कि इस लॉस के अंदर 3 तरह की डिफरेंट टर्म यूज़ हो रही थी, एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी और केएल डाइवर्जेंस। ये तीनों क्या है, इंशाल्लाह इसे लेटर ऑन देखते हैं, ठीक है? और इम्पोर्टेंट बात आपने यही ज़हन में रखनी है कि अभी तक फ़र्क इसके अंदर, लॉस के अंदर क्या है, कि स्क्वायर एरर तो ऐसा चाहिए, यहाँ नई टर्म एक और ऐड हो गई है, जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की, केएल डाइवर्जेंस की, वो है, ठीक है जी। हाँ जी, कोई सवाल अभी तक? हाँ जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी सर, अभी चलें, तक ठीक समझ आ रही है। चलें, ठीक है, गुड, गुड। कोई सवाल हो गया तो कर लीजिएगा। अच्छा, अब ना मैं 2 काम लिखा तो मैंने ऐसे सीक्वेंस के अंदर है कि अब मैं यहाँ पे ना प्री रिक्विज़िट को डिस्कस करूँ, कुछ जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हैं। दूसरा मेरा दिल है कि मैं ना आपको इसकी ना पहले वर्किंग के बारे में बता दूँ। तो मैं एकदम से ये सारा कुछ स्किप करके इसकी वर्किंग पे ऊपर मैं पहले जा रहा हूँ। क्योंकि वर्किंग की थोड़ी-सी बात कर ली, तो इसको हम थोड़ा-सा देख लें। अ, अच्छा जी, ये ज़रा इसकी वर्किंग के बारे में। अगेन वैसे ही दिखाई है तस्वीर जैसे मैंने अभी वही तस्वीर है, दोबारा से उसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा ना इसके ना गोल के बारे में थोड़ा-सा देख लें जी। गोल क्या है वेरिएशन ऑटो एनकोडर का, कि इसने, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसने ना एक डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करनी है, जिसका नाम यहाँ पे हमने रखा है क्यू फाई ऑफ ज़ी गिवन एक्स। और इस डिस्ट्रीब्यूशन से हमने एक रैंडम वेक्टर फाइंड करना है, जिसका नाम यहाँ पे हमने रख दिया है z, और उस रैंडम वेक्टर को हमने फीड कर देना है किसको, डिकोडर को, और उस डिकोडर ने हमारे लिए एक नया सैंपल जो है वो जनरेट करना है, ठीक है? तो ये ओवरऑल गोल है बेसिकली। गोल क्या है कि एक आपने डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करनी है, ठीक है? अ, और और फिर हम उससे एक वेक्टर निकालेंगे और वेक्टर को हम देंगे डिकोडर से, उससे हम एक न्यू सैंपल जो है वो जनरेट करें। तो ये ओवरऑल गोल है वेरिएशन ऑटो एनकोडर का, कि नया सैंपल आपने कैसे जनरेट करना है एक डिस्ट्रीब्यूशन से जो डिकोडर ने जनरेट की हुई है। अच्छा, ये ना यहाँ पे एक तस्वीर यहाँ पे दिखाई है मैंने, जैसे आपको नज़र आ रही है, ये है ऑटो एनकोडर की। पहले अगेन थोड़ा-सा फ़र्क। अच्छा, यहाँ ऑटो एनकोडर से आप नया सैंपल जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम करने की कोशिश करें तो वो क्या मसला होता है, ज़रा इसे देखने की या समझने की कोशिश करते हैं। देखें जैसे ना ये मैं ये ऑटो एनकोडर को 7 एक मेरा
सैंपल मेरा एक्स है, वो मैं जैसे यहाँ पे एमएनएस डेटासेट का एक इमेज है, वो मैं इनपुट देता हूँ। तो उसका जो हिडन वेक्टर है, लेटेंट वेक्टर है, या वो मुझे जिसे मैंने यहाँ पे जी पे शो करता है, तो वो मुझे एक सेट ऑफ वैल्यूज़ ना एक वेक्टर के अंदर डिफरेंट वैल्यू शो कर देगा। अब उन वैल्यूज़ को जब मैं डिकोडर को दूँगा, तो डिकोडर जैसी बेसिकली जो ओरिजिनल इमेज है उसे रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो अब ज़रा इंटरेस्टिंग बात आगे आएगी। अब देखिए यहाँ पे ना एक सर्कल के अंदर ना मैंने एमएनएस डेटासेट की डिस्ट्रीब्यूशन शो की है कि यहाँ पे ना जो डॉट डॉट है ना, समझ लें हर डॉट एक इमेज को शो कर रही है। तो यहाँ से ना मैंने इस डेटासेट को इसी पे ट्रेन किया था, ठीक है? अब एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग यहाँ मैं ना कोई एक नया सैंपल, यानी कि जो यहाँ से बिलॉन्ग नहीं करता, वो 7 इमेज है, समझ लें कि आपने खुद से एक इमेज बनाया है जिस पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है? तो वो आपने इस वाले इनकोडर को ना इनपुट दी है। तो उसने उसने क्या किया अ, उसने अगेन एक नया ज़ी वेक्टर जो है ना उस पे कंप्यूट करने की कोशिश की, ठीक है? यानी कि जो जिस पे जैसी ट्रेनिंग इसकी पहले हुई थी। अब उस सी को आपने इस डिकोडर को दिया ना, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ना जो मैंने लिखा हुआ 7 था या मेरा लिखा हुआ इमेज था ना, तो इसे वही रिकंस्ट्रक्ट करके देना चाहिए। लेकिन देखने में ये आया कि उसने ना इंस्टेड के वो नया इमेज जनरेट करे, उसने नॉइस जनरेट कर दिया। आल्दो ये चीज़ मुझे शायद आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखानी चाहिए, लेकिन जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू इसका ज़रूर देना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो होप सो कि आप शायद एक्चुअली उस वेरिएशन ऑटो एन्कोडर का और इसका फ़र्क को शायद समझ पाएँ, ठीक है? अच्छा दोबारा से इस वाली बात को देखें। देखिए मैंने ना एक यहाँ पे रेड डॉट लगाई है। ये मेरा एक इमेज है, ठीक है? जिस पे अगेन मैंने कोई डिजिट लिखा है, लेकिन ये एमएनएस डेटासेट का इमेज नहीं है। अब मैं अगेन इस ऑटो एन्कोडर को देता हूँ, यानी कि q phi ऑफ अ, z गिवन x इस वाले फंक्शन को देता हूँ, जो कि एन्कोडर है। तो अगेन वो एक मेरे पास जो है इनकोडिंग जनरेट कर देगा, एक वेक्टर जनरेट कर देगा। अब अगेन मैं उस वेक्टर को दूँ किसको डिकोडर को, तो वो अगेन मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो इमेज जनरेट करे, ठीक है? लेकिन हमने देखा कि वो इंस्टेड के इमेज जनरेट करे, उसने नॉइज़ जनरेट कर दी। इस वाली बात को दोबारा से देखिए, मैंने कहा पहले जैसे ऊपर ये गोल सर्कल के अंदर एमएनएस यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ये मैं जिस चीज़ को हाइलाइट करना चाह रहा हूँ आपको नज़र आती है? जी सर, माउस नज़र आ रहा है आपको। माउस नज़र आ रहा है, ठीक है, इट्स फाइन। देखिए यहाँ पे ना ब्लू डॉट है, इसको ये जस्ट लाइक समझ लें कि ये एक इमेज था जो आपने कैप्चर किया है और उस पे लिखा था 0, ठीक है? आपने इस इनकोडर को दिया, उसने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो ज़ी वेक्टर जनरेट कर दिया। अब उस ज़ी वेक्टर को आपने दिया एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग मैं बात कर रहा हूँ। किसको डिकोडर को, तो उसने इंस्टेड के 0 जनरेट करे, उसने नॉइज़ जनरेट कर दी। उसने 0 नहीं जनरेट किया। वो इसलिए नहीं किया कि वो जो आपने अभी इमेज दिया है ना, वो एमएनएस डेटासेट का इमेज नहीं है, वो तो आपका इमेज था, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोई और तरह की थी, ठीक है? वो एमएनएस डेटासेट की नहीं थी। इसी तरह से अगेन आपने एक इमेज जो आपने कैप्चर किया उस पे लिखा था 1, अगेन आपने एनकोडर को दिया, उसने अगेन एक जी वेक्टर जनरेट किया और जब आपने उसे जी वेक्टर को इस डिकोडर को एज़ अ इनपुट दिया, तो इंस्टेड कि वो 1 जनरेट करे, उसने फिर एक नॉइसी इमेज जो है वो जनरेट कर दी, ठीक है? तो हमने ये देखा यहाँ पे कि ये जो ऑटो डिकोडर है ना, ये इंस्टेड के रिकंस्ट्रक्ट करे उसी इमेज को जो हमने इनपुट दिया है, लेकिन चूँकि ट्रेनिंग के अंदर एमनेस डेटासेट यूज़ किया है, एमनेस डेटासेट की इमेजेस यूज़ किए थे, तो ये इमेज थोड़ा-सा डिफरेंट था, ठीक है? तो इस डिफरेंट इमेज से जनरेट होने वाली इनकोडिंग्स या वो जो वेक्टर की वैल्यूज़ थी, वो चूँकि डिफरेंट आई हैं, जो ट्रेनिंग के अंदर नहीं आ रही थी, तो इस वजह से वो नॉइस इमेज जनरेट कर पाया। तो इंस्टेड के वो हमें रिकंस्ट्रक्ट करके दे 0 और 1 जो हमारा लिखा हुआ इमेज था उससे, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक? क्योंकि ये फिक्स एन्कोडिंग लर्न कर रहा था। इस बात को शायद अभी बहुत ज़्यादा समझ ना आ रही हो, मैं इंशाल्लाह इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ लेटर। लेकिन देखें, अब ज़रा दूसरा केस वेरिएशन ऑर्डर एनकोडर के अंदर क्या है, अब इसके अंदर मैं क्योंकि हमने इसके बारे में थोड़ा-सा देख लिया, पढ़ लिया कि ये क्या करता है, इसको आप कोई एक इमेज दें
तो ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज जो है ना वो जनरेट करके मुझे देता है, यानी क्या, एक डिस्ट्रीब्यूशन लर्न कर लेता है। क्या मतलब, एक मीन और स्टैंडर्ड वेरिएशन जो है वो लर्न कर लेता है ये, ठीक है। अब चूंकि हमने वो जो रेंज ऑफ वैल्यू जो जो लर्न जो इनकोडर ने प्रोड्यूस की ना, यानी कि उसने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे दिया, यानी कि रेंज ऑफ वैल्यूज ने मुझे दे दी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी। अब जी जो वेक्टर है ना, हम इससे रैंडमली निकालते हैं। इस बात को बड़ी तवज्जो सुनिएगा। अब मैं जी वेक्टर जो है वो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से रैंडमली पिक करता हूं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और मैं अपने इनकोडर को देता हूं। अब वो इस रैंडम वेक्टर को लेता है और फिर हम इससे कोशिश करते हैं कि वैसा इमेज जनरेट करवाएं जो हमारा ओरिजिनल है, तो वो जनरेट कर देता है, मोर और लेस वैसा जनरेट कर देता है। अब देखें, अब एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग जब मैं इससे कोई डिफरेंट इमेज देता हूं, ठीक है, यानी कि अगेन उस पर 0 1 ही लिखा हो, तो अगेन ये अब कोई फिक्स नंबर जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि ये अब रेंज ऑफ वैल्यू जनरेट करेगा इनकोडर, ठीक है। यानी कि काफी सारी ट्रेनिंग मैंने कर ली, उसी ट्रेनिंग के एंड पे मैं अगेन नया अपना लिखा हुआ इमेज जिसे देता हूं, तो जिससे एक रेंज ऑफ वैल्यू जनरेट की। अब वो रेंज ऑफ वैल्यू में से मैं अगेन एक हर दफा ट्रेनिंग के दौरान तो रैंडम में पिक कर रहा हूँ ना, मेरा जी जो है रैंडम पिक किया हुआ वेक्टर है जो मेरी इस डिस्ट्रीब्यूशन से है, जो मैं लर्न की है, जिसे मैंने क्यू ऑफ फाई का है, वो अब मैं उसे दूंगा, तो वो अगेन मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही या उस 7 के या उस 2 के या उस 0 और 1 के करीब मुझे इमेज जनरेट करके दे देगा, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है, जबकि उसकी जो ऐसे ट्रेनिंग हुई नहीं थी, उसकी ट्रेनिंग तो बड़ी ही फिक्स थी, जबकि इसकी ट्रेनिंग बड़ी ही फ्लेक्सिबल है बिकॉज ऑफ एडिंग दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगेन अगर स्टिल अगर आपको ये बात मुश्किल लग रही है तो इंशाल्लाह मैं लेटर ऑन फिर मैं इसको शो करता हूँ, ठीक है। तो अगेन जी ये लेटेंट वेक्टर को जस्ट शो किया है, अगेन इसको भी छोड़ते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। जी जी जी। सर जो वेरिएशनल ऑटो एनकोडर है उसका जो वो जी वेक्टर है, हाँ वो सिर्फ लाइक क्या सिर्फ दो चीजें आउटपुट करता है, एक मीन और एक वेरिएंस? जी वेक्टर बेसिकली नहीं वो बेसिकली क्या है, जरा मैं इसको ना ऐसे करके दिखाता हूं। ये 6 वाला, तो अब ये चलेगा, ये 3 तक चला था, ये आगे जमा इस तस्वीर को नजर आ रही है, तस्वीर नजर आ रही देखो कौन आ रहा है। जी सर। ये इनकोडर जो है ना, ये हमें देता है म्यू और सिग्मा, म्यू और सिग्मा, समझ आ रही बात? ये म्यू और सिग्मा आउटपुट देने से मुराद क्या है कि ये ना हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करके देता है, दो चीजें लर्न करके देता है, म्यू और सिग्मा। किस चीज की? हर मतलब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखे हैं 4 यूनिट्स ना, ठीक है, या पेपर ले लो, या चले मैं इसको और आसान कर, ऐसे समझ लें जी वेक्टर है 2, जी वेक्टर के लिए मैंने 2 न्यूरॉन रखे हैं, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है 2 न्यूरॉन है, इसका मतलब है मेरे पास एक Z1 है, दूसरा Z2 है। अब Z1 पे 2 चीजें हैं, Z1 मेरा एक वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, जिसके ना एक मीन है और एक वेरिएंस है, यानी कि Z1 मैं कैसे प्रोड्यूस करूंगा? कोई मीन और कोई स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करके मैं उसे प्रोड्यूस करूंगा। Z2 में कैसे यूज करूंगा? अगेन कोई मीन और कोई वेरिएंस यूज करके मैं प्रोड्यूस करूंगा। दोबारा से इस बात को, शायद ये बात मुश्किल होने जा रही है, इसको मैं आसान करता हूँ। ऐसा समझ लें, ये जो इनकोडर है ना, ये प्रोड्यूस करता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये बात, इतनी बात समझ आई है? अब अगला मैं Z कैसे गेट करता हूँ? इस जैसे मैं कहता हूँ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे समझिए जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन हमें पता है 0 होता है और उसका वेरिएंस 1 होता है, हमें ये पता है, ठीक है। अब मैं कहूँ उसमें से ना, इस मीन से ना एक रैंडम वैल्यू निकाल लें या एक रैंडम वेक्टर निकाल दें, यानी कि इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या निकालें? एक रैंडम वेक्टर। तो वो जो रैंडम वेक्टर आप निकालेंगे वो होगा जी। ठीक है, मेरी बात समझ आई है? जी जी सर, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्ट आपने जी लर्न नहीं करना, जी तो जो है ना वो सैंपल की हुई चीज है, यानी कि आप उसमें से रैंडमली पिक करेंगे उस डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है सर, गॉट माय पॉइंट? जी जी सर, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह इसको मैं और तरह से भी दोबारा से नीचे भी देखते हैं और दोबारा से भी इस वाली बात पे आते हैं।
तो जबकि यहाँ पे रैंडमनेस का कोई चक्कर ही नहीं है। यानी कि इसके अंदर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में, ये जो ज़ी है ना, एक रैंडम न्यूरॉन है, समझ लें, ठीक है? तो इसके अंदर रैंडमनेस कैसे आई है? क्योंकि हमने रैंडमली पिक किया है इससे, इस वाली इसकी वैल्यूज़ को कहाँ से? इस डिस्ट्रीब्यूशन से जिसका नाम है q phi z गिवन x, ठीक है? जी, जी सर, ठीक है। अच्छा, अच्छा चलें आगे। यहाँ पे ना थोड़ा-सा शायद एक्सप्लेनेशन करने से इंशाल्लाह चीज़ें और समझ आएँगी आपको। अच्छा, यहाँ देखिएगा, ये ना तस्वीर जो दिखाई है ना, लेटेंट वेक्टर, हमें पता है कि जो फीचर वेक्टर है उन्हें ज़रा उन्हें देखना हमेशा मुश्किल रही है चीज़ ना, कि हिडन लेयर पे क्या जो न्यूरॉन्स हैं उनको मैं पिक्टोरिकली दिखाऊँ कि यार क्या तस्वीर बन गई है। तो अगेन आज की दुनिया के अंदर मुमकिन है, बल्कि लोग विजुअलाइज़ भी करवा रहे होते हैं। जैसे शायद हमने, मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसी कोई बात ज़िक्र किया था क्लास के अंदर कि नहीं, कि हिडन लेयर पे क्या फीचर लर्न करते हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। जैसे कहा था जी, पहले जो है वो फीचर लर्न कर लेते हैं, एजेस, अगले जो हैं वो छोटे ऑब्जेक्ट्स, उससे अगले और रिफाइन ऑब्जेक्ट, और एंड पे पूरा ऑब्जेक्ट। ये बात मैंने आपको कहानी बना के ज़रूर सिखाई थी, लेकिन एक्चुअली आपको दिखाया नहीं था। आपको दिखाने के लिए ना थोड़ी-सी एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, कि किसी तरह से उन फीचर को जो कि उनको इमेज फॉर्मेट के अंदर किस तरह से रिप्रेज़ेंट कर दिया जाए, उन वैल्यूज़ को ना, तो वो करने के लिए कुछ ख़ास तरह की चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत थी, तो ऐसा हमने कुछ किया नहीं है। तो अभी भी मैं आपको कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा, लेकिन आप ये समझ लें कि वो जो लेटेंट वेक्टर है ना, मतलब मैं यहाँ पे इस ऑटो डिकोडर को ना एक शख्स की तस्वीर देता हूँ, एक उसका फेस फॉर एग्जांपल मैं उसे देता हूँ, तो ऐसे समझें ये जो ज़ी वेक्टर है ना, उस फेस की ना इम्पोर्टेंट फीचर को लर्न कर ले, ठीक है? जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये ज़ी वेक्टर ना, ये इसके अंदर 6 न्यूरॉन्स हैं, तो इसका मतलब है 6 वैल्यूज़ हैं। तो 6 वैल्यू क्या रिप्रेज़ेंट कर रही हैं, वो यहाँ पे मैंने आपको शो की, ठीक है? जैसे स्माइल को मैंने 0.6 से शो किया, स्किन टोन को ना मैंने 0.8 के साथ शो किया। वो जेंडर है, तो जैसे मेल है तो 0.59 वैल्यू है, फीमेल होता तो शायद 0 वैल्यू के साथ शो कर रहे होते। उसकी दाढ़ी है कि नहीं, और ग्लासेस उसने लगाए हैं कि नहीं लगाए, क्योंकि इसने नहीं लगाया तो वैल्यू बड़ी थोड़ी आई है। इस तरह कलर बहुत ही हेयर कलर ब्लैक थे तो 0.9 वैल्यू आ गई। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है। एक बंदा अगर उसने ग्लासेस लगाए होते तो ये वैल्यू तकरीबन 0.9 बन जाती। ये मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है? जी तो सर। ये जस्ट लाइक कि वो उस फेस की ना कोई रिप्रेजेंटेशन है, इंटरनल हिडन रिप्रेजेंटेशन, तो उसको हम अपनी तरफ से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं कि ये वाली वैल्यूज़ थी। तो ये ऐसी होंगी नहीं, लेकिन एनीहो हमने नाम दे दिया कि यही है। तो अगेन डिकोडर के साथ हमने इसे डिकोड किया। तो ये ऑटो डिकोडर की बात है सारी। तो अब ज़रा अगर मैं इसको ना आपको दिखाना चाहूँ कंपैरिज़न करके वेरिएशन ऑटो एन्कोडर के साथ, ज़रा गौर से देखिएगा। अगेन ना जस्ट एक फीचर को ना, ये जहाँ पे जो पहला फीचर था ना, इसका पहला जो न्यूरॉन था, ये स्माइल वाले यूनिट को स्माइल वाले एट्रीब्यूट को दिखा रहा था। तो स्माइल वाले एट्रीब्यूट को ज़रा देखते हैं हम। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे ना 3 तस्वीरें ली हैं। पहली तस्वीर ऐसी है जिसपे एक शख्स बहुत स्माइल कर रहा है। तो यकीनन जो ऑटो डिकोडर की जो ज़ी वेक्टर है, उसकी जो पहली वैल्यू है, उसके अंदर बड़ी एक वैल्यू होगी, जैसे 0.9 है, 0.98 है। दूसरी तस्वीर के अंदर बंदा हल्का-सा स्माइल कर रहा है, ठीक है? उसके अंदर इसका मतलब है स्माइल का जो वैल्यू है ना, वो 0.6 है। और तीसरे के अंदर वो बंदा बिल्कुल सैड बैठा है, स्माइल नहीं कर रहा। इसका मतलब है वो वहाँ पे पहले न्यूरॉन के अंदर जो स्माइल के एट्रीब्यूट की वैल्यू है, बहुत थोड़ी है, जैसे 0.2 या इससे भी कम, ठीक है? अच्छा, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ऑटो डिकोडर की बात थी कि वहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू हमें मिल गई। अब ज़रा यहाँ पे आ जाएँ, ये है वेरिएशन ऑटो डिकोडर के केस के अंदर। अगेन फीचर स्माइल का ही जो है ना वो एट्रीब्यूट है। तो यहाँ ना अब हम यहाँ पे यानी कि रेंज ऑफ वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको नज़र आ रही है, ठीक है? पीडीएफ नज़र आ रही है कि यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं। अगेन अब बड़ी तवज्जो से इस बात को। यानी कि 0.9 ऐसे ही समझें उसकी मीन वैल्यू है, और इससे कुछ कम या इससे बड़ी वैल्यू भी आप पिक कर सकते हैं। जबकि पहले केस के अंदर
98 ही को आपने इनपुट करना था किसको, डिकोडर को, जबकि यहाँ पे उस 0.9 जिसको मैं अभी आपको समझाने के पॉइंट समझे, वो एक मीन वैल्यू है, आप उसमें से कुछ बड़ी वैल्यू मतलब 0.98 के अंदर प्लस एक और पॉइंट ऐड कर लें कि 0.99 या इससे थोड़ी सी वैल्यू कम मतलब 0.95 ये वैल्यू भी आप ले सकते हैं, यानी और रैंडमली आप पिक करके आगे इनकोडर को दे सकते हैं, डिकोडर को दे सकते हैं इन ऑर्डर टू ट्रेन इट, जबकि पहले केस के अंदर वही फिक्स वैल्यू ही आपने आगे जो थी डिकोडर को देनी। ये मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पे आपको? ठीक है जी सर। और इन सभी केसेस के अंदर ऐसे है कि रेंज ऑफ वैल्यू जो आप एक वैल्यू नहीं उस वैल्यू को करीब वैल्यू कोई भी आप पिक करके आप दे सकते हैं, जिसका क्या फायदा होगा अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा है इस वाले इस वाले पैराग्राफ को मेरा पढ़ लें। with this approach we can represent each latent attribute of a given input as the probability distribution when decoding we will randomly sample from each latent state distribution to generate a vector as an input for the डिकोडर मॉडल। ठीक है, ये बात समझ आएगी कि जस्ट मैं रैंडमली एक वैल्यू लूंगा इस रेंज ऑफ वैल्यू में से कोई एक। ठीक है, यानी कि ये जो है ये मेरे पास ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज है, इनमें से जी के लिए मैं कोई एक वैल्यू पिक करूंगा और फिर मैं आगे डिकोडर को दूंगा। ये एक बुनियादी फर्क है जिसे ध्यान में आपने रखना है। जिससे क्या फायदा होता है अभी इंशाल्लाह उसे देखते हैं। अच्छा, यही बात यहाँ पे जो पहले आपको इस वाली तस्वीर के अंदर आपको ऑटो डिकोडर की दिखाई थी, यहाँ पे आपको वेरिएशन ऑटो डिकोडर की दिखाई है कि यहाँ स्माइल के लिए कि मैं यहाँ पे जी वेक्टर जनरेट करूं और उस जी वेक्टर को डिकोडर को दूं, मैं इन रेंज ऑफ वैल्यू में से कोई पिक करूं और फिर मैं आगे इनकोडर को डिकोडर को दूं। तो ये बात यहाँ पे शुरू की। ठीक है अच्छा जी, अब जरा बड़ी तवज्जो से आपने इस बात को जरा समझना है। आल्दो मुझे यहाँ पे ना तो असल तस्वीरें दिखानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ना टाइम नहीं बचा, वरना मैं आपको ओरिजिनल तस्वीरें दिखाता तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ आती। लेकिन एनी हो, अब जरा गौर से देखिएगा प्लीज़, बड़ी तवज्जो से। अब देखें जी, ये ना इनकोडर डिकोडर ने ना एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी, ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज दी हमें, यानी कि मतलब क्या हमें ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और हम ना ये जो 6 हमने आगे न्यूरॉन पास करने हैं फॉर इंस्टेंस, उनके लिए रैंडमली वैल्यू पिक करनी है। तो देखें मैंने रैंडम वैल्यू क्या क्या पिक की है यहाँ पे नजर आ रही है। जैसे स्माइल के लिए ना देखें जरा बड़ी तवज्जो से देखिएगा, स्माइल के लिए ना मैंने यहाँ पे आपको 2 सैंपल नजर आ रहे हैं। स्माइल सिर्फ स्माइल को डिस्कस कर जस्ट फोकस पहले स्माइल पे करें। देखिए ये ना कलर नजर दिखाने की कोशिश की है, शायद आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं। ब्लू वैल्यू छोटी है, देखें जरा ये ब्लू वैल्यू है, 3 वैल्यूज यहाँ पे, एक ब्लू है, एक रेड है और एक ग्रे है। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ रही है। 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपको? ठीक है जी सर आ रहे हैं। चलें जी, अब जरा देखिएगा मैंने क्या किया है। ये जो सैंपल है ना ब्लू वाला, इसके अंदर आपको ये जो वैल्यू नजर आ रही है 6, अभी यहाँ पे वैसे 4 है, यानी कि 6 पिक मैंने फिक्स की थी। ये ना ब्लू से मैंने उठाई है, यानी कि ब्लू इस डॉट पे जो भी वैल्यू थी ना डॉक्यूमेंट्स में स्माइल मुझे की, वो मैंने उठाई, इकट्ठे जैसे मैंने कहा 0.78। सबके डॉक्यूमेंट्स में जो इकट्ठे इसी तरह से स्किन की भी जो ब्लू वैल्यू थी स्किन टोन की, वो मैंने उठाई 0.6 है, छोटी वैल्यूज। अच्छा, इस तरह से जेंडर की 0.9 वैल्यूज, इस तरह से उसकी बियर्ड की वैल्यू जो है 0.5, ये मैंने उसकी इसी डिस्ट्रीब्यूशन से छोटी वैल्यू उठाई, यानी ब्लू वैल्यू उठाई। और उससे मैंने डिकोडर को दिया तो उसने मुझे इमेज दे दिया, उसने वैसा ही इमेज दिया तकरीबन जैसा मैंने उसे इनपुट दिया था। ठीक है, वहां पे जैसे अगर बंदा की स्माइल बहुत ज्यादा थी तो आउटपुट भी बंदे की स्माइल कुछ ज्यादा करके ही। अब जरा देखें दूसरा सैंपल, अगेन मैं मल्टीपल सैंपल ले सकता हूँ ना, रैंडमली सैंपल पिक करता हूँ। अगेन मैंने दूसरा सैंपल लिया इसी डिस्ट्रीब्यूशन से, इसी रेंज ऑफ वैल्यू से। मैंने क्या किया, आप देखें जरा, मैंने स्माइल की वैल्यू ली जो कि पहले से बड़ी है, यानी कि अब मैंने रेड वाली ली है, रेड वाली वैल्यू पिक की है जो कि पहली वैल्यू से बड़ी है, यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रही है। ठीक है, और अगेन
क्योंकि ये बहुत करीब थी किसके, ब्लू के, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आउटपुट आई ना वो बहुत क्लोज आई किसके, जो पहला हमारा इमेज है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये वाली सेट ऑफ इनपुट या ये सेट ऑफ इनपुट, यानी कि ये आप जी वेक्टर या ये वाला जी वेक्टर डिकोडर को देंगे ना, जो कि आपस में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन इससे प्रोड्यूस होने वाला जो इमेज है ना वो तकरीबन सेम ही होगा। ठीक है, एक बात तो ये। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब मैंने तीसरे सेट के अंदर मैं अब सैंपल अगेन उसी से इसी रेंज ऑफ वैल्यू में से अब मैं तीसरी कैटेगरी के अंदर आने लगा हूँ, फिर मैं सैंपल लेने लगा हूँ। मैंने क्या कर दिया, मैंने इस ना ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसके एजिस पे ना जो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू बहुत ही थोड़ी है, जैसे आपको ये नजर आ रही है ना, ये वाली वैल्यू ग्रे कलर के साथ, ये वाली ये मैंने इसका एक वेक्टर बना लिया, 6 डायमेंशनल वेक्टर, जिसके अंदर स्माइल की वैल्यू है बहुत थोड़ी सी, यानी कि थोड़ी सी स्माइल है, लेकिन इसके ये वाली यहाँ करके बाउंड्री के एंड पे है, यानी कि 0.78 से बहुत कम है। ठीक है, अब इसी तरह से यानी कि फर्क है, रेड से फर्क है, ब्लू से भी फर्क है, यानी कि थोड़ी सी दूर है उनसे, ज्यादा शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए बहुत फर्क है, यानी कि उससे दूर है उसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आने वाली वैल्यू, लेकिन मीन से काफी दूर है। ठीक है, मीन से दूर है, यानी कि ब्लू मीन के ऊपर थी वैल्यू, ये मीन से दूर है। ठीक है, अब मैंने ये इनपुट दी ना, इसका वेक्टर जब मैंने डिकोडर को दिया ना, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब इसने जो इमेज जनरेट किया ना, अब वो जो जनरेट किया हुआ इमेज था वो बिल्कुल नया फेस था। क्या मतलब, इसके अंदर बहुत सारे इमेजेस थे। फॉर एग्जांपल, अब इस वाले डाटा सेट को, इस वाले मॉडल को आपने इनिशियली ट्रेन किया था सेलेब्रिटी डाटा सेट, लेकिन और अब आपने इससे अब आपने ऐसे इमेज जनरेट कर लिए हैं बाय यूजिंग दीज इनकोडिंग्स, मतलब रैंडमली आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन से कोई वेक्टर निकाला और उस वेक्टर को आपने इनपुट दिया किसको, इस डिकोडर को, तो इसने क्या कर दिया, प्रेजेंटेशन पहले आई वो पहले बिल्कुल आया, नया इमेज जनरेट करके दे दिया। और मुझे नहीं पता इस बात को दोबारा, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या, कि बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ ऑटो इनकोडर आप नए इमेज जनरेट कर सकते हैं। इस बात को मैं बिल्कुल ब्रीफली एक दो लाइनों में दोबारा से बताना चाहूँ तो वो कैसे करके है, तस्वीर हम अपने ऑटो इनकोडर के लिए आ जाएं, तो वो ये है, देखें जिस तरह से जैसे गैंस के अंदर ना, ट्रेनिंग के अंदर आप यूज करते हैं जनरेटर को भी और डिस्क्रिमिनेटर को भी, लेकिन एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग जहां पे आपने जस्ट इमेज जनरेट करी है, आप जस्ट जनरेटर को यूज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो आप यूज करेंगे इनकोडर को भी और डिकोडर को। इनकोडर को यूज करके आप डिस्ट्रीब्यूशन लर्न करेंगे, ठीक है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन से आप रैंडम वेक्टर जनरेट करेंगे और उस रैंडम वेक्टर से को आप इनकोडर को देंगे और उससे डिफरेंट तरह के इमेजेस आप जनरेट करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने गैंस के अंदर किया, वैसा ही आपने यहाँ पे भी करना है। कैसे, आपने अपने जो इनकोडर डिकोडर पार्ट है इससे क्रॉस कर देना है, जस्ट आपने इनकोडर को यूज करना है, लेकिन इनकोडर को आपने जी वेक्टर कैसे देना है, अगेन आपने ये जो जी वेक्टर है ना, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने लर्न की है उससे रैंडम एक सैंपल आप जनरेट करेंगे, जस्ट आप इसे एज अ इनपुट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा इनकोडर है जस्ट लाइक एक्ट ऐसे ही करेगा जैसे ये जनरेटर है। ठीक है, तो ये इसके बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा जितना मैं आपको बता सकता था। फॉर्मेट देने में क्या फायदा हुआ मुझे? हाँ जी, कोई अंडरस्टैंडिंग समझ आई इसकी, कोई सवाल इस हवाले से, वर्किंग के हवाले से? नो सर, अपनी ठीक है। अच्छा सर, ये मीट ने, गूगल ने शायद कोई नया पॉलिसी ऐड किया, वो कह रहे हैं कि 1 घंटे से ज्यादा कॉल नहीं हो सकती। चलो तो उसमें 2-3 मिनट ही है, तो उसको दोबारा एक लिंक बना लेते हैं। ठीक है, चलें जैसे आपको लगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। थक तो नहीं गए? नहीं थके नहीं है। अच्छा, कॉल कह रहे हैं कि एंड हो जाएगी 2 मिनट में। अच्छा, चलें फिर दोबारा से ना बना लें लिंक, ब्रेक थोड़ा सा कर लेते हैं, 2 मिनट ब्रेक कर लेते हैं, बाहर कोई मेरा हाल आ भी गया है। चलें नया लिंक बनाए और मुझे शेयर करें, ये रिकॉर्डिंग सेव कर लीजिएगा। ठीक है सर मैं कर लेता हूँ। चलें सर मैं कर लेता हूँ। ओके, अल्लाह।